Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे दौर की गहराई से पड़ताल कर रहे हैं जिसने देश की तकदीर को हमेशा के लिए बदल दिया। हम बात कर रहे हैं 1917 से 1947 के बीच की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का वो चरण जिसे अक्सर गांधीवादी युग कहा जाता है। बिल्कुल, ये वो समय था जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम ने, आप कह सकती हैं, न केवल जोर पकड़ा बल्कि उसका स्वरूप भी बदला। अच्छा। जन भागीदारी मतलब अभूतपूर्व स्तर पर बढ़ी। हमारा जो स्रोत है, तमिलनाडु बोर्ड की कक्षा 12 की इतिहास की पाठ्यपुस्तक का अध्याय 16, वो हमें इस पूरी यात्रा के उतार चढ़ाव, रणनीतियां और जो महत्वपूर्ण पड़ाव थे उन्हें समझने में मदद करेगा। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि कैसे गांधी जी के तरीकों ने इस संग्राम को एक नई दिशा दी, कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं हुई और वो कौन सी परिस्थितियां थीं जिनमें भारत को आज़ादी तो मिली, लेकिन हाँ, विभाजन की कीमत पर। तो कहानी की शुरुआत मेरे ख्याल से गांधी जी के शुरुआती प्रयोगों से होती है ना? हाँ, हालांकि देखिए, स्रोत में चंपारण या खेड़ा का बहुत विस्तार से जिक्र नहीं है, लेकिन 1917 के बाद से ही उनके सत्याग्रह मतलब सत्य और अहिंसा पर आधारित जो प्रतिरोध था उसका असर दिखने लगा था। अच्छा। और यही शुरुआती सफलताएं थीं जिन्होंने उन्हें एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर स्थापित किया, और उनके जो तरीके थे वो भविष्य के आंदोलनों का आधार बने। और फिर 1919 में आया रॉलेट एक्ट। ये तो जैसे आग में घी का काम कर दिया। बिना मुकदमे के किसी को भी जेल में डालने का अधिकार देना, ये तो सीधे सीधे नागरिक स्वतंत्रता पर हमला था। निश्चित रूप से। और इसी के विरोध में फिर देशव्यापी हड़तालें हुई, और इसी माहौल में 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा चल रही थी। हाँ। और जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। सरकारी आंकड़ों में तो कहा गया कि कुछ सैकड़ों मौतें हुई, पर असल संख्या शायद कहीं ज्यादा थी। इस नरसंहार ने मतलब पूरे देश को स्तब्ध कर दिया था। कितना भयानक। रविंद्रनाथ टैगोर ने तो विरोध में अपनी नाइटहुड उपाधि लौटा दी थी शायद। जी हाँ, बिल्कुल। इस घटना ने ब्रिटिश शासन का जो क्रूर चेहरा था उसे उजागर कर दिया और राष्ट्रवाद की भावना को और तेज कर दिया। और इसी पृष्ठभूमि में और तुर्की के खलीफा के मुद्दे को यानी खिलाफत को जोड़ते हुए गांधी जी ने एक बड़े आंदोलन की योजना बनाई, असहयोग आंदोलन। अच्छा, असहयोग। जी। दिसंबर 1920 के नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में इसे स्वीकृति मिल गई। असहयोग मतलब सरकार के साथ किसी भी तरह का सहयोग न करना। इसके तहत क्या क्या कार्यक्रम थे, मतलब क्या करना था लोगों को? कार्यक्रम काफी व्यापक थे। मुख्य रूप से तो सरकारी उपाधियां लौटाना था, सरकारी संस्थान जैसे स्कूल, कॉलेज, अदालतें, इन सब का बहिष्कार करना था। अच्छा। चुनावों का बहिष्कार, और सबसे महत्वपूर्ण विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। साथ ही स्वदेशी को अपनाने पर जोर था। राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान खोलने थे, पंचायती अदालतें स्थापित करनी थी। 1921 में जब प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए तो उनका भारी विरोध हुआ। ये वाकई एक जन आंदोलन बन गया था। लेकिन फिर वो चोरी चौरा की घटना हो गई 5 फरवरी 1922 को। हाँ। गुस्साई भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी जिसमें पुलिसकर्मी मारे गए। जी। और इस हिंसा से गांधी जी इतने आहत हुए कि उन्होंने 11 फरवरी 1922 को अचानक आंदोलन वापस ले लिया। अचानक? हाँ। और ये फैसला काफी विवादास्पद भी रहा। कई नेता थे जो मानते थे कि आंदोलन अपने चरम पर है, वो इससे सहमत नहीं थे। गांधी जी को फिर मार्च 1922 में गिरफ्तार भी कर लिया गया। तो इसी असहमति से फिर स्वराज पार्टी का जन्म हुआ। मोतीलाल नेहरू और CR दास जैसे नेता वो परिषदों के अंदर जाकर विरोध करना चाहते थे। सही कहा। उनका मानना था कि परिषदों का बहिष्कार करने की बजाय उनमें घुसकर सरकारी नीतियों का विरोध करना और कामकाज में बाधा डालना वो शायद ज्यादा प्रभावी होगा। अच्छा। उनके बाद पार्टी थोड़ी कमजोर पड़ गई। इसके बाद फिर संवैधानिक सुधारों की बात आगे बढ़ाने के लिए 1927 में साइमन कमीशन आया, पर उसमें कोई भारतीय सदस्य ही नहीं था। ये तो भारतीयों के लिए अपमानजनक था। हाँ, इसीलिए पूरे देश में साइमन गो बैक के नारों के साथ इसका जबरदस्त विरोध हुआ।
और इसी विरोध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। इसके जवाब में भारतीय दलों ने मिलकर 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश की, जिसमें भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। लेकिन अब मांग डोमिनियन स्टेटस से भी आगे बढ़ रही थी, है ना? जी। दिसंबर 1929 का लाहौर अधिवेशन, जहां पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया, वो एक बड़ा मोड़ था। ऐतिहासिक, बिल्कुल। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस में पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य बनाया और ये भी तय किया कि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। अच्छा। इसने इस संघर्ष को एक नई ऊर्जा दी। और इसी ऊर्जा के साथ फिर शुरू हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसकी शुरुआत वो प्रसिद्ध दांडी मार्च से हुई। बिल्कुल। नमक पर ब्रिटिश सरकार का जो एकाधिकार था, उसके विरोध में गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी तक की पदयात्रा शुरू की। हाँ। 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ने के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरे देश में फैल गया। क्या क्या हुआ इस आंदोलन में? लोगों ने खुद नमक बनाया, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, टैक्स देने से मना किया। बहुत व्यापक था ये भी। सरकार ने फिर से दमन का रास्ता अपनाया होगा, गिरफ्तारियां हुई होंगी। हाँ, हजारों गिरफ्तारियां हुई। और इसी बीच लंदन में गोलमेज सम्मेलन भी आयोजित किए गए। अच्छा, गोलमेज सम्मेलन? जी। पहला सम्मेलन तो कांग्रेस के बिना ही हुआ। फिर मार्च 1931 में गांधी-इरविन समझौता हुआ। हाँ, सुना है इसके बारे में। इसके तहत गांधी जी ने आंदोलन स्थगित किया और दूसरे सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए। लेकिन वहां बात बनी नहीं शायद। नहीं, लंदन में बात नहीं बनी। खास तौर पर पूर्ण स्वतंत्रता और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर कोई सहमति नहीं बन पाई। गांधी जी निराश लौटे और आंदोलन फिर से शुरू हुआ, पर उसमें पहले जैसी तीव्रता नहीं रही और 1934 तक वो एक तरह से समाप्त हो गया। इन्हीं सम्मेलनों के दौरान डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग रखी थी, जिसके बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने वो सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। हाँ, अगस्त 1932 में रैमसे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की, जिसमें दलित वर्गों को भी मुसलमानों और सिखों की तरह पृथक निर्वाचन मंडल दे दिया गया। अच्छा। गांधी जी ने इसे हिंदू समाज को बांटने की चाल माना और इसके विरोध में जेल में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया। ओह, इससे तो बड़ा संकट खड़ा हो गया हुआ। फिर वो पूना पैक्ट कैसे हुआ? स्थिति बहुत गंभीर थी। फिर अंततः गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट कहते हैं। ठीक है। इसमें दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल तो खत्म कर दिया गया, लेकिन प्रांतीय विधानमंडलों में जो आरक्षित सीटें थीं, उनकी संख्या लगभग दोगुनी कर दी गई। 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई। तो ये एक तरह का समझौता था। हाँ, ये सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय एकता के बीच एक संतुलन बनाने का प्रयास था। इन सब चर्चाओं और मंथन का नतीजा शायद 1935 के भारत सरकार अधिनियम में दिखा। हाँ, काफी हद तक। साइमन कमीशन रिपोर्ट, गोलमेज सम्मेलन, श्वेत पत्र, इन सब के आधार पर यह अधिनियम बना। क्या खास था इसमें? इसने एक अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव रखा, हालांकि वो कभी लागू नहीं हो सका। शक्तियों को केंद्र और प्रांतों में बांटा गया और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रांतों में द्वैध शासन खत्म करके प्रांतीय स्वायत्ता लागू की गई। अच्छा, प्रांतीय स्वायत्ता। और इसी अधिनियम के तहत 1937 में चुनाव हुए, जिनमें कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली थी। हाँ, बिल्कुल। कांग्रेस ने कई प्रांतों में सरकारें बनाई, जैसे मद्रास में सी राजगोपालाचारी मुख्यमंत्री बने। इन सरकारों ने करीब 28 महीने काम किया और कुछ सुधार भी किए। लेकिन ये सिलसिला भी टूट गया। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने पर कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा क्यों दे दिया था? वो इसलिए क्योंकि भारत को युद्ध में शामिल करने का फैसला ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीय नेताओं से पूछे ले लिया था। अच्छा। ये प्रांतीय स्वायत्ता के सिद्धांत के खिलाफ था। इसी के विरोध में अक्टूबर 1939 में कांग्रेस सरकारों ने इस्तीफा दे दिया। युद्ध के दौरान अंग्रेजों को भारतीय सहयोग की जरूरत तो रही होगी। फिर वो क्रिप्स मिशन आया 1942 में। हाँ, सहयोग हासिल करने के लिए ही आया था, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में। क्या प्रस्ताव थे क्रिप्स मिशन के? क्रिप्स मिशन ने युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस और संविधान सभा बनाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन इसमें एक पेंच था। प्रांतों को संघ से अलग होने का विकल्प भी दिया गया था, जो एक तरह से परोक्ष रूप से विभाजन की तरफ इशारा कर रहा था। कांग्रेस को तो पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए थी और मुस्लिम लीग को स्पष्ट रूप से पाकिस्तान।
इसलिए दोनों ने ही इसे अस्वीकार कर दिया। गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था ना? जी हाँ, बिल्कुल, एक डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक। क्रिप्स मिशन की विफलता और युद्ध के हालात, खासकर जापान का जो खतरा बढ़ रहा था, क्या इसी ने भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की? बिल्कुल, गांधी जी को लगा कि अब अंग्रेजों का भारत छोड़ना ही देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है। तो 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया और गांधी जी ने नारा दिया, करो या मरो। करो या मरो। इस बार सरकार की प्रतिक्रिया तो बहुत तेज थी शायद। हाँ, बहुत तेज। अगली ही सुबह गांधी जी समेत सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन ये आंदोलन ये अद्भुत था। कैसे? नेताओं की गिरफ्तारी के बावजूद ये एक स्वतः स्फूर्त जन विद्रोह बन गया। मतलब कोई तयशुदा नेता नहीं था सामने। अच्छा। छात्र, मजदूर, किसान सब ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हड़तालें हुई, प्रदर्शन हुए, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, संचार लाइनें काट दी गईं, कुछ जगहों पर तो समानांतर सरकारें भी बन गईं। अरे वाह! लेकिन फिर दमन भी भयानक हुआ होगा। हाँ, दमन बहुत क्रूर हुआ। हजारों लोग मारे गए, 60,000 से ज्यादा गिरफ्तार हुए। आंदोलन को तो कुचल दिया गया, लेकिन इसने ब्रिटिश राज की नींव हिला दी और ये स्पष्ट कर दिया कि भारतीय अब आजादी से कम कुछ भी नहीं चाहते। इसने स्वतंत्रता को आप कह सकते हैं अनिवार्य बना दिया। इसी उधर पुथल के बीच सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज की भूमिका भी तो बहुत महत्वपूर्ण थी। चुना था। वो जर्मनी से जापान होते हुए सिंगापुर पहुंचे और 1943 में आजाद हिंद फौज आईएनए का नेतृत्व संभाला। दिल्ली चलो का नारा दिया था उन्होंने। हाँ, दिल्ली चलो और जय हिंद। आईएनए में कई ब्रिगेड्स थीं, सुभाष, गांधी, नेहरू ब्रिगेड और महिलाओं की रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड भी। आईएनए ने भारत को आजाद कराने की कोशिश भी की, युद्ध लड़ा। हाँ, जापानी सेना के साथ मिलकर उन्होंने भारत की पूर्वी सीमा पर लड़ाई लड़ी, अंडमान निकोबार को मुक्त भी कराया, लेकिन अंततः सफल नहीं हो सके। 1945 में फिर एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु की खबर आई। बाद में जब आईएनए के सैनिकों पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया, तो पूरे देश में उनके समर्थन में एक लहर दौड़ गई थी। हाँ, मैंने पढ़ा है। नेहरू, भूलाभाई देसाई जैसे बड़े वकीलों ने उनका बचाव किया था। जी, और जन दबाव इतना था कि उनकी सजा माफ करनी पड़ी। युद्ध खत्म होने के बाद ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार आई, जो भारत की आजादी के पक्ष में मानी जाती थी। यहीं से कैबिनेट मिशन की भूमिका शुरू होती है। हाँ, बिल्कुल। प्रधानमंत्री एटली ने भारत के आत्मनिर्णय के अधिकार को स्वीकार किया और 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य भारत भेजे गए, पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। इसी को कैबिनेट मिशन कहा जाता है। क्या काम था इनका? इनका मुख्य उद्देश्य था भारत में सत्ता हस्तांतरण की एक योजना बनाना। अच्छा, तो कैबिनेट मिशन ने क्या प्रस्ताव रखे? क्या उन्होंने पाकिस्तान की मांग मान ली थी? नहीं, देखिए, उन्होंने पाकिस्तान की मांग को सीधे तौर पर खारिज कर दिया, लेकिन उन्होंने प्रांतों को 3 समूहों में बांटने का प्रस्ताव दिया। ग्रुप ख और ग मुस्लिम बहुल प्रांतों के थे। एक कमजोर केंद्र वाले भारतीय संघ का प्रस्ताव था, जिसके पास सिर्फ विदेश, रक्षा और संचार जैसे विषय हों, और एक अंतरिम सरकार और संविधान सभा बनाने का भी प्रस्ताव था। शुरुआत में तो शायद कांग्रेस और लीग दोनों ने इसे मान लिया था, फिर गड़बड़ कहाँ हुई? हाँ, शुरू में मान लिया था। जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस को भारी बहुमत मिला। सितंबर 1946 में नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार भी बन गई। तो फिर? लेकिन जल्द ही संविधान सभा की शक्तियों और ये जो प्रांतों का समूहीकरण था, ग्रुपिंग, उसकी व्याख्या को लेकर कांग्रेस और लीग में गहरे मतभेद हो गए। लीग ने अपनी स्वीकृति वापस ले ली और पाकिस्तान के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे, मनाया। ओह, जिसके बाद वो भयानक दंगे हुए थे। जी हाँ, भयानक सांप्रदायिक दंगे भड़के। कलकत्ता में, नोआखाली में, बिहार में माहौल बहुत बिगड़ गया। तब लॉर्ड माउंटबेटन आए फरवरी 1947 में। हाँ, उन्होंने तेजी से सभी नेताओं से बात की और वो इस नतीजे पर पहुंचे कि ये जो बिगड़ती हुई स्थिति है, इसमें विभाजन ही शायद एकमात्र रास्ता बचा है। अच्छा। 3 जून 1947 को उन्होंने अपनी योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना कहते हैं। इसमें भारत को भारत और पाकिस्तान 2 हिस्सों में बांटने का स्पष्ट प्रस्ताव था। पंजाब और बंगाल का भी विभाजन होना था। और इस योजना को दोनों दलों ने, कांग्रेस और लीग, दोनों ने स्वीकार कर लिया। हाँ, भारी मन से ही सही, पर दोनों ने इसे स्वीकार कर लिया। हालात ऐसे बन गए थे,
इसी योजना के आधार पर फिर ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया। रेडक्लिफ आयोग ने सीमाएं तय की और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, लेकिन विभाजन के साथ। बिल्कुल। 14 अगस्त को पाकिस्तान बना और 15 अगस्त 1947 को भारत, 2 स्वतंत्र राष्ट्र बने। लॉर्ड माउंटबैटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने और नेहरू पहले प्रधानमंत्री। उधर जिन्ना पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने। लेकिन ये आज़ादी, ये विभाजन की भयानक त्रासदी, हिंसा और विस्थापन के साए में आई। हाँ, और इस आज़ादी के कुछ ही महीने बाद 30 जनवरी 1948 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। एक बहुत ही दुखद अंत, एक अपूरणीय क्षति थी वो देश के लिए। तो ये था 1917 से 1947 तक का सफरनामा। संघर्ष, बलिदान, सफलता और हाँ, त्रासदी से भरा हुआ। इतना सब कुछ जानने के बाद कुछ खास बातें हैं जिन पर गौर करना चाहिए, खासकर परीक्षा की दृष्टि से। बिल्कुल। प्रारंभिक परीक्षा के लिए कुछ मुख्य बिंदु, प्रीलिम्स पॉइंटर्स, जो याद रखने जरूरी हैं। पहला, प्रमुख आंदोलन और उनके वर्ष, जैसे रॉलेट सत्याग्रह 1919, असहयोग 1920-22, सविनय अवज्ञा 1930-34 और भारत छोड़ो 1942। दूसरा, महत्वपूर्ण घटनाएं, जलियांवाला बाग 1919, चौरी चौरा 1922, दांडी मार्च 1930। ये तारीखें महत्वपूर्ण हैं। ठीक है। तीसरा, प्रमुख अधिनियम, समझौते और योजनाएं, जैसे रॉलेट एक्ट 1919, गांधी इरविन पैक्ट 1931, पूना पैक्ट 1932, भारत सरकार अधिनियम 1935, क्रिप्स मिशन 1942, कैबिनेट मिशन 1946, माउंटबेटन योजना 1947 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। हाँ, ये सब बहुत जरूरी है। और चौथा, प्रमुख प्रस्ताव, खासकर लाहौर कांग्रेस में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929। ये तो हुए तथ्य, लेकिन इस दौर की गहरी समझ के लिए विश्लेषण भी तो जरूरी है ना? सही कहा। मुख्य परीक्षा के लिहाज से कुछ अंतर्दृष्टि, मीन्स इनसाइट्स पर भी ध्यान देना चाहिए। पहला, गांधीवादी रणनीति का मूल्यांकन, सत्याग्रह और अहिंसा आधारित जन लामबंदी कैसे विकसित हुई, इसकी ताकत क्या थी और इसकी सीमाएं क्या थीं। आंदोलनों को वापस लेने के जो फैसले थे, उनका क्या असर हुआ, इस पर सोचना चाहिए। बिल्कुल। दूसरा, संवैधानिक विकास, कैसे साइमन कमीशन के विरोध से लेकर 1935 के अधिनियम और कैबिनेट मिशन तक संवैधानिक सुधारों की प्रक्रिया चली। ये क्रमिक विकास कैसे हुआ, इसे समझना जरूरी है। ठीक। तीसरा, दोहरी चुनौती, ये समझना कि स्वतंत्रता संग्राम सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, बल्कि बढ़ती सांप्रदायिकता और सामाजिक सुधारों की चुनौती भी साथ साथ चल रही थी। इन सब का आपस में क्या संबंध था? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। लगता था इसकी जो जटिल और दर्दनाक विरासत है, वो आज भी हमें कैसे प्रभावित करती है। वाकई 1917 से 1947 का दौर बहुत ही जटिल और महत्वपूर्ण था। गांधी जी के नेतृत्व ने इसे सही मायनों में एक जनांदोलन बनाया, जो सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि गांवों तक पहुंचा। निश्चित रूप से, पर यह दौर हमें आज भी सोचने पर मजबूर करता है। स्वतंत्रता तो मिली, लेकिन विभाजन के साथ क्या कोई और रास्ता संभव था? वे कौन सी ताकतें थीं जिन्होंने विभाजन को शायद अनिवार्य बना दिया? और आज के संदर्भ में अगर देखें तो उस दौर की जो अलग अलग रणनीतियां थीं, चाहे वो गांधी जी का सत्याग्रह हो, बोस का सशस्त्र संघर्ष का रास्ता हो या नेहरू का संस्था निर्माण पर जोर हो, इनकी आज क्या प्रासंगिकता है? बिल्कुल, ये ऐसे सवाल हैं जो हमें अपने इतिहास को और गहराई से समझने के लिए प्रेरित करते हैं और शायद आज के लिए भी कुछ सबक देते हैं। आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.